सभ्यता पढ़ रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में हम प्रमुख स्थल देख चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख स्थल देख चुके थे। प्रीलिम्स में सवाल इस तरीके से आते हैं, कौन से स्थल से क्या मिला है। प्रमुख स्थल देख लिए और प्रमुख स्थल के उत्खननकर्ता देख लिए। खोजकर्ता और उत्खननकर्ता दोनों अलग हैं। जैसे हड़प्पा वाले टीले की खोज तो चार्ल्स मेसन ने भी करी थी। चार्ल्स मेसन नहीं आए तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने भी खोज करी थी, लेकिन खुदाई किसने करी? उत्खननकर्ता कौन था? दयाराम साहनी था। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो उत्खननकर्ता और मिले हुए प्रमुख अवशेष क्या क्या मिले हैं वो इम्पोर्टेंट है। और अवशेषों में मुख्य मुख्य याद करने हैं ना, ये नहीं करना कि बिल्कुल एकदम एक एक चीज के जो मुख्य है अवशेष वो ध्यान करने। फिर बात कर रहे थे हम इनके नगर नियोजन की, क्योंकि चूंकि नगरीय सभ्यता थी तो टाउन इनके सारे के सारे प्लानिंग के साथ बसे हुए थे। अच्छी प्लानिंग के साथ इनके टाउन बसे हुए थे। नगर नियोजन में हम बात कर चुके थे, शहर के दो भाग होते थे। दो भाग थे ना, देखो प्रत्येक शहर के दो भाग होते थे। एक तो होता था पश्चिमी टीला। टीला तो आज मिला है ना माउंट, तो वो जो अवशेष हैं वो दब गए। और एक पूर्वी टीला। इसमें ये फोर्टिफाइड होता था, ये क्या होता था? दुर्गीकृत। और दूसरी बात समझना, इस पश्चिमी टीले में जितने भी सार्वजनिक भवन मिले हैं, स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, डॉकयार्ड मिला है, मोहनजोदड़ो का चाहे सभा भवन मिला है, वो सारे के सारे कहाँ मिले हैं? पश्चिमी टीले में मिले हैं या पूर्वी टीले में मिले हैं? पश्चिमी टीले में मिले हैं वो सारे के सारे। तो समस्त सार्वजनिक भवन कहाँ है? सार्वजनिक भवन प्लस अगर कोई किले जैसी संरचना है और वो दुर्गीकृत है तो संभावना किसकी है? यहाँ कौन कौन व्यक्ति रहेगा? शासक वर्ग रहेगा या जन सामान्य रहेगा? शासक वर्ग है ना। तो दूसरा, संभवतः शासक वर्ग यहाँ रहता था। शासक वर्ग तो यहाँ रहता ही रहता था। अब उस शासक वर्ग में कौन था ये पता नहीं चल पाया है अभी तक। और पूर्वी भाग में कौन रहते थे? जन सामान्य। अब इसका अपवाद क्या है? अपने अपवाद है इसका धोलावीरा। धोलावीरा के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, ठीक है। धोलावीरा के 3 भाग हैं और पहले दो पश्चिमी टीले के 2 भाग हैं धोलावीरा के, वो दोनों के दोनों दुर्गीकृत है। और अपवाद कौन है? ये दोनों एरिया दुर्गीकृत किसका है? दोनों एरिया दुर्गीकृत है लोथल और सुरकोतड़ा का, है ना। ये दोनों टीले दुर्गीकृत किसके हैं? दोनों टीले दुर्गीकृत लोथल और सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा जहां घोड़े का अवशेष मिला है, जिसकी खोज जगपति जोशी ने करी है। और लोथल की एस.आर. राव ने, जो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में जहां डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा मिला है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब नगर नियोजन में एक तो ये बात कर चुके। दूसरी बात, अपन पक्के मकान थे, पक्की ईंटों से बने हुए। सिर्फ कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान है। कालीबंगा में जो है वो मकान, पक्की ईंटें उतनी बहुतायत में नहीं मिलती, इसलिए उसको दीनहीन बस्ती इसीलिए कहा है। दूसरा, सड़कों की बात कर ली थी, समकोण पर काटते हैं, कर ली थी ना, समकोण पर काटते हैं। और तीसरा, जल निकासी कहेंगे उसका, नालियां बनी हुई उसको कहेंगे जल निकास प्रणाली। पूरा वाटर ड्रेनेज सिस्टम है। जल निकास प्रणाली में उसमें नालियां भी आ जाएंगी, मेन होल या नरमोखे भी आ जाएंगे और सोख्ता गड्ढे भी आ जाएंगे, ठीक है। तो तीसरी होगी जल निकास प्रणाली। और इस जल निकास प्रणाली को ज्यादा अच्छे से करो तो आगे क्या लिखोगे? स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। देखो मेंस में यही है, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता। इसको स्वच्छ भारत अभियान से भी जोड़ सकते हैं ना। यहाँ जो स्वच्छ भारत 2015 में शुरू हुआ और वो
ये लोग कितना पहले कर के लिए बैठे थे। एक शुद्ध पेयजल के लिए बहुत सारे लगातार अभियान चलते हैं। इनका पेयजल शुद्ध था, पेयजल शुद्ध ही था क्योंकि ड्रेनेज वाली लाइन उसमें मिक्स नहीं होती थी। तो ये मेंस की आंसर राइटिंग के डायमेंशन हो जाते हैं, बस इतना सा फर्क है, ठीक है ना। तो नगर नियोजन हो गया, प्रमुख 7 नगर थे, 7 ही बड़े शहर थे ना। ठीक है, अब अगली इंपॉर्टेंट आती है बात व्यापार की। बढ़े आगे, व्यापार या ट्रेड, क्या पता ये व्यापार, इनका व्यापार इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभ्यता कृषि की बजाय व्यापार प्रधान थी, और ये बहुत बड़ी बात है ना, व्यापार प्रधान। आप में कोई इंग्लिश मीडियम का तो है क्या? इंग्लिश मीडियम के हो ना, तो ट्रेड बेस्ड सिविलाइजेशन लिखना। अब ट्रेड बेस्ड थी, इसके कैसे कैसे पता चलता है ट्रेड बेस्ड थी? गुड। और सिक्के नहीं मिले, सिक्के है ही नहीं। हम्म, ईरान के पत्थर, ईरान के नहीं, ईरान के बर्तन। ठीक है। और देखो, ये ध्यान रखना, भारतीय इतिहास के संदर्भ में जब जब व्यापार बढ़ेगा तो नगरीकरण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, व्यापार के ये साथ शहरों में कौन लोग रहते हैं? मुख्यतः व्यापारी लोग रहते हैं अभी भी। और कृषक समाज कहाँ रहता है? आज भी। ये नगरीकरण के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है, जरूरी, कि वहां व्यापार बढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे देश की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई। 1 करोड़ में जो वहाँ का मेन एरिया है, वहाँ बाथरूम जैसा भी जितनी भी आपको लैंड नहीं मिलेगी। दिल्ली का कनॉट प्लेस वाला एरिया है, कितना महंगा है, क्योंकि वहाँ व्यापार प्रधान है। सिंपल सा ये समझना, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। व्यापार कहाँ कहाँ से करते थे? व्यापार 2 तरह का होता है, एक तो अंतरराष्ट्रीय और एक अंतर्देशीय, इनलैंड। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हो गया, एक इनलैंड हो गया। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किससे करते थे? बोलो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या प्रमाण है तुम्हारे? जो इराक की दजला फरात नदियों की सभ्यता थी, दजला फरात को इंग्लिश में यूफ्रेट्स भी कह देते हैं, जैसे सिंधु को इंडस कहते हैं वैसे। तो यूफ्रेट्स की जो सभ्यता थी, इनके समकालीन कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की, इराक की। जैसे ये अपना भारत हुआ, यहाँ लगता है पाकिस्तान का बलूचिस्तान, यहाँ आगे आ गया ईरान, और यहाँ आ गया इराक। यहाँ वाली सभ्यता थी मेसोपोटामिया की। अंतरराष्ट्रीय व्यापार चलता था मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ठीक है, मेसोपोटामिया की, टू दी सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। क्या प्रमाण है? क्योंकि इनके अभिलेखों में, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? मेलुहा। ठीक है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए मेलुहा शब्द का उपयोग है। प्रीलिम्स के लिहाज से, एसआई के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, मेलुहा। 2 व्यापारिक उपकेंद्र हैं बीच में। वो व्यापारिक उपकेंद्र कहाँ है? देखो इधर, वो व्यापारिक उपकेंद्र कहाँ होंगे? ये जो मकरान तट है, ये ईरान है। यहाँ आज भी ग्वादर पोर्ट बना रहे हैं ना इंडिया, चीन की वो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है, उसका वो काट निकालने के लिए कर रहे हैं ना कोशिश। तो ये वाला तट है, यहाँ 2 व्यापारिक उपकेंद्र थे, एक दिलमन और एक मक्कन। तो 2 मकरान तट पर 2 व्यापारिक उपकेंद्र, व्यापारिक उपकेंद्र या मध्यवर्ती केंद्र, यहां से होके व्यापार होता था। और इनका क्या नाम है? दिलमन और मक्कन।
ये इंपॉर्टेंट है, दिलमन और मक्कन। ठीक है, ये दिलमन और मक्कन हो गया। दूसरा व्यापार किससे? मेसोपोटामिया की मोहरे मिली हैं काफी सारी सिंधु स्थलों से। ठीक है, तो मोहरे मिली हैं, मेसोपोटामिया की मोहर भी मिली है। मोहर या सील्स जो है, ठीक है, मेसोपोटामिया की मोहरे मिली हैं। और किस किस से था अंतरराष्ट्रीय व्यापार? फारस से था। फारस किसको कहते हैं? फारस, पर्सिया, ईरान एक ही बात। ठीक है, फारस, पर्सिया और ईरान। फारस का भी जैसे एक तो पात्र मिले हैं। पात्र को क्या लिखा हुआ? यूटेंशियल्स। यूटेंशियल्स, फारस के पात्र और मोहरे कहाँ मिले हैं? लोथल से, क्योंकि व्यापारिक केंद्र यही है ना। एक तो लोथल से मिली है और दूसरी धोलावीरा से मिली है। पोर्ट है ये लोथल और धोलावीरा से यहाँ की मोहरें मिली हैं। तीसरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार और किससे होता था? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से क्या मंगवाते थे? चांदी का आयात करते थे। और चांदी के साथ और क्या मंगवाते थे अफगानिस्तान से? टिन। टिन। टिन का, टिन का आयात करते थे, एक चांदी का और एक टिन का आयात करते थे। ये तो हो गया इनका विदेश व्यापार। अच्छा, अब एक बात बताओ, व्यापार की ग्रोथ तभी होती है जब सिक्के हों। सिक्कों के बिना व्यापार हो नहीं पाता है प्रॉपर रूप से। क्यों नहीं हो पाता है? हम्म, क्योंकि अगर सिक्के नहीं होंगे तो व्यापार होगा बार्टर सिस्टम से। मेरे पास गेहूं है, सचिन के पास टमाटर हैं, तो सचिन को गेहूं तभी मिलेगा जब मेरी टमाटर खाने की इच्छा हो। मेरे को टमाटर नहीं चाहिए तो वो व्यापार खत्म हो जाएगा। सिक्के होंगे तो व्यापार आसानी से होगा। इनका व्यापार अच्छा था, लेकिन पहला ये एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका व्यापार अच्छा है और सिक्के नहीं है भारत के। इसके बाद जैसे ही उत्तर वैदिक काल में थोड़ा थोड़ा व्यापार होगा, आहत या पंचमार्क मुद्राएं आ जाएंगी। आ जाएंगे क्या? भारत के पहले सिक्के है ना, आहत या पंचमार्क। तो यहाँ ये होगा, व्यापार कैसे होगा? ये वस्तु विनिमय से। वस्तु विनिमय तो कहेंगे बार्टर सिस्टम है ना, वस्तु विनिमय से। जैसे किसी को, उसको चांदी चाहिए तो बदले में खूब सारी टीन दे दे, या ये खूब सारी चीजों का करते थे। लापिस लाजुली एक नीले रंग का स्टोन था, उसका करते थे, तो उसके बदले में कुछ न कुछ वो ले दे तो होगा। ठीक है, वस्तु विनिमय से होता था। सिक्के नहीं मिले हैं, लिख लेना। वस्तु विनिमय से करते थे। अब देखो, अंतर्देशीय व्यापार में क्या करते रहे होंगे? अंतर्देशीय व्यापार कहाँ कहाँ से होता था? एक तो ये सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन थी ना। कांसा कैसे बनता है? तांबा प्लस टीन। तो टीन कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान से आ गया तांबा। गणेश्वर या खेतड़ी की जो खान है ना, खेतड़ी की जो, खेतड़ी जो झुंझुनू में खान है, गणेश्वर का ही उपकेंद्र था खेतड़ी। वहां अभी भी जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो है संयंत्र, वो अब तो मौके पर तो बंद पड़ा है, लेकिन वो हमेशा से प्रमुख केंद्र रहा है।
ठीक है, गणेश्वर सीकर से लाते थे। और दक्षिण भारत से क्या लाते थे? रत्न और पत्थर, स्टोन एंड जेम्स। रत्न और पत्थर दक्षिण भारत से लेते थे। ठीक है, ठीक है, आया समझ? अगर मेंस में व्यापार पूछते हैं तो ये नहीं तांबा वहां से लाते थे, गणेश्वर से टीन वहां से लाते थे, ऐसे नहीं, व्यापार की पूरी बात लिखना है। व्यापार वाणिज्य उन्नत था, अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार का व्यापार था, लेकिन व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। व्यापार की सारी बातें लिखते हैं, और जहाँ व्यापार होता है वहीं नगरीकरण होता है। ठीक है ना? क्योंकि देखो, अगर फैक्चुअल साइड ध्यान समझ है ना इतनी, तो तथ्यात्मक ज्ञान क्या है और अवधारणात्मक क्या है। तथ्यात्मक में पढ़े प्रीलिम्स हर बार हो जाएगी, मेंस कभी नहीं होगी। समझ गए? तो हर चीज का एक खाका बनाना है दिमाग में। और अब जैसे व्यापार का हो गया, व्यापार के प्रमाण क्या क्या है अपने पास की व्यापार होता था? क्या प्रमाण है व्यापार के? व्यापारिक सभ्यता के क्या प्रमाण है? मिला होगा तभी तो कह रहे हैं ना, ये सभ्यता व्यापारिक सभ्यता थी। एक तो बाहर के अलग अलग चीजें मिली है, ये हो गया। और क्या है? और कौन चीज सपोर्ट कर रही है व्यापार को? एक समान मापतोल। एक समान मापतोल कहाँ होगा? जहाँ व्यापार होता हो। जैसे 1 किलो यहाँ भी वैसा ही है, तमिलनाडु में वैसा ही है। मापने की इकाई है ना, अब तो पूरी दुनिया में एक एक जैसी होगी, है ना? तो जैसे अब तो मात्रक अलग से ले आए अपन, मात्रक की पद्धतियां है ना अपनी अपनी, तो इनका एक तो माप तोल के साधन एक समान, ये तब होगा जब व्यापार हो। माप तोल, माप तोल अगर पढ़े, मेजरमेंट अगर एंड वेट पढ़े, ये तो मेजरमेंट हो गया, ये वेट हो गया, तो माप तोल पूरी सभ्यता में एक समान है। यूनिफॉर्मिटी इन दी मेजरमेंट एंड वेट, एकदम एक जैसा सिस्टम। और एक जैसा सिस्टम जरूरी है ना, व्यापार तभी तो चलेगा। एक का 1 किलो 700 ग्राम का होगा तो फिर कैसे व्यापार करेंगे? तो देखो, अब बात करें पहले माप की। माप या मेजरमेंट, इसके लिए हाथी दांत के स्केल मिले। हाथी दांत का स्केल मिला है। जैसे कहाँ से मिला है? ये लोथल से मिला है। हाथी दांत का स्केल मिला है मापने के लिए, किसी चीज को नापेंगे। पहला प्रमाण तो ये हो गया। तोल के लिए क्या मिला है? ये तो मेजरमेंट हो गया। तोलने के लिए क्या मिला है? तोल के लिए या वेट के लिए बाट मिले हैं अलग अलग। और बाट, आप जो छोटे बाट हैं वो तो बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी, इंग्लिश वाले बाइनरी लिखना, वो द्विआधारी, हिंदी में द्विआधारी कहेंगे ना बाइनरी को, द्विआधारी श्रृंखला में। कैसे हैं बाट में? ये वाले हैं। जैसे ये तो हो गए बड़े बाट, बड़े वजन। और ये हो गए छोटे बाट। छोटे बाट तो मिले हैं द्विआधारी श्रृंखला में। जैसे 1, 2, 4, 6, 8, ये इस क्रम में मिले। वजन का ये है अनुपात। और बड़े बाट जो हैं, बड़े मेजरमेंट्स है, वो किस में मिले हैं? 2, 4, 8, 16, 64, इस क्रम में मिले। ये मिले हैं सारे के सारे। जैसे 16 के गुणांक में मिले हैं सारे के सारे, 16 के गुणांक में ये मिले हैं सारे के सारे। मल्टीपल ऑफ 16, 16 के गुणांक में, 16 के गुणांक में। अब ये बात इंपॉर्टेंट कैसे है? एक आईएएस मेंस में सवाल आया था
कि सिंधु घाटी की वो कौन सी मान्यताएं हैं जो आज तक बिना परिवर्तित हुए जारी है। तो 16 से कुछ अपना था क्या? गांव में आज भी अनाज मण के रूप में नापते हैं क्या? एक मण में कितना किलो होता है? 40 किलो। ठीक है। और पहले कहते थे ना, बात 16 आना सच है। तो आना, रत्ती, तोड़ा, मासा वाला जो सिस्टम था वो इस 16 के गुणांक पे चलता था। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सब इंस्पेक्टर का लेवल ही है ये। तो ये पूछ लेंगे कि मापतोल के साधन किस प्रकार के मिले, 16 के गुणांक में है क्या, या द्विआधारी गुणांक में है क्या। यूपीएससी इसको कलेक्टिव पूछ लेगी। आरएएस थोड़ा सीधा सीधा पूछ लेगी कि सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार को समझाइए। सारी एग्जाम को ऐसा नहीं है कि मैं तो यहीं तक सीमित हूँ, ठीक है ना। हालांकि उसमें और काफी सारी चीजें, आगे धार्मिक विश्वास पढ़ेंगे उनमें भी बताऊंगा। ठीक है, तो माप भी हो गया, बाट भी हो गया। ठीक है, और क्या प्रमाण है व्यापार के? व्यापार के और क्या प्रमाण है? बंदरगाह तो हो ही गए, बंदरगाह का अपन जिक्र भी कर चुके। और जो सील या मोहरें होती थी उनका क्या करते थे? पढ़ रहे हो ना, सेल खड़ी की खूब सारे मोहरे मिली। सेल खड़ी या स्टेटाइट नरम पत्थर होता है, क्या करते होंगे मोहरों का? देखो, देखो, अगला लिखना इसी के साथ, व्यापार के प्रमाण में भी लिख लेना, और इंडिविजुअल सवाल भी आ सकता है ना, मोहरे या सील्स क्या काम आती है मोहरे? किसी चीज के ऊपर ठप्पा लगा के ये बता देना कि ये चीज मेरी है, और वो चीज, ये चीज मेरी है, उसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? जहां अगर अपन व्यापार करते हो, उस चीज का लेन देन करते हो, तो ही तो है ना। तुम्हारे घर पे तुमने चीजों पे ठप्पे लगा रखे हैं क्या? लेकिन जो चीज बेचने के लिए हो उस पे प्राइस टैग लगता है, कंपनी का नाम भी लगता है। कुछ कुछ वैसा ही था। मोहरे मिली है, काफी मोहरे मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में। अधिकतर किसकी है? अधिकतर सेल खड़ी। सेल खड़ी एक पत्थर होता है इजी सी, सेल खड़ी, जिसको स्टेटाइट कहते हैं। कुछ पक्की मिट्टी की भी है। ठीक है, इनका आकार कैसा है मोहरों का? या तो गोलाकार है, या वर्गाकार है, या आयताकार है, और कुछ एक बेलनाकार भी है। ठीक है, इन मोहरों की इंपॉर्टेंस और किस बात से है? और क्या इंपॉर्टेंस है मोहरों की? लेखन कला के सिंधु घाटी के जितने भी नमूने हैं, वो लगभग इन मोहरों पे मिले हैं। मोहरों के अलावा और कहीं नहीं। इन मोहरों पे क्या है? या तो किसी पशु पक्षी की आकृति अंकित है, या कोई चिन्ह बनाया हुआ, क्योंकि उनकी लिपि में जो प्रत्येक अक्षर होता था वो किसी या तो वस्तु को बताता है, जैसे चाइनीज में है ना, वो वर्ण नहीं है, वैसे ध्वनि नहीं बताता। वैसे तो शब्द का क्या काम होता है? शब्द क कहेंगे तो क की ध्वनि निकालेगा, क प्लस ए की। ठीक है, ख कहेंगे तो ख का। ये किसी न किसी चीज का इशारा करते थे। और इन पे, इन मोहरों पे क्या बना हुआ है? या तो पशु पक्षी की आकृति, और साथ में सिंधु लिपि के नमूने। सिंधु लिपि के नमूने मिलते हैं इन पे। अब जैसे पशुपतिनाथ वाली मोहर कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है भाई। एक सील है जिस पे एक आदमी बैठा हुआ है।
उसके सिर पे 3 सींग है, ठीक है। एक तरफ तो हाथी है, एक तरफ गैंडा है, और नीचे बाघ, हिरण और भैंसा। अब इतने सारे पशुओं को लिए बैठा है तो उसका नाम रख दिया पशुपतिनाथ। कुछ लोग इसको आद्य शिव भी कह देते हैं कि ये शिव जी हैं ये तो, ठीक है। जैसे कल सचिन बता रहा था स्वस्तिक का अंकन भी मिला है, तो स्वस्तिक तो बहुत बाद में है ना। वो जो जो ठीक है ना। इसमें से कई बार फैक्चुअल एग्जाम में RAS या SI में ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से पशु चित्रित मिले, ये मोहर कहाँ मिली। तो ये पशुपतिनाथ की कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो में। समझ गए। ये तो हो गए सारे व्यापार के प्रमाण। अब अगली चीज पे आते हैं, बढ़े आगे। हम्म नीचे है बाघ या व्याघ्र, हिरण और भैंसा। बड़े नए की तरफ, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, है ना, ये कर दूंगा, ठीक है। अब बात आती है सिंधु लिपि कैसी थी, है ना। कैसी थी सिंधु लिपि, क्या मतलब हुआ भाव चित्रात्मक। हम्म देखो सिंधु लिपि के अधिकतर नमूने कहाँ मिले हैं, कहाँ मिले, अभी तो बताया था, हिल्स पर, मोहरों पर। दूसरी ये है भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का क्या मतलब हुआ, पिक्टोग्राफिक लिखना है ना इंग्लिश में, पिक्टोग्राफिक। ये RAS मेंस के लिए आज से इंपॉर्टेंट सवाल है ना, सिंधु लिपि के बारे में आज, ठीक है, प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं। भाव चित्रात्मक का क्या हुआ, प्रत्येक अक्षर किसी वस्तु, भाव या ध्वनि को बताता है। मतलब वो जैसे जैसे इस तरीके के निशान हैं, जैसे इस तरीके के हो गए, इस तरीके के हो गए, इस तरीके के हो, ये नहीं, तो इस तरीके के जैसे निशान है उसमें तरह के तरह के। और ध्यान से देखोगे तो ये अशोक की लिपि जो पढ़ी गई उससे मिलती जुलती है एकदम, बहुत सारे अक्षर आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो इसमें प्रत्येक अक्षर है ये किसी न किसी या तो वस्तु को बता रहा है, इसका मतलब किसी न किसी दो क ख ग से नहीं है, ठीक है, या ABC से नहीं, ये किसी न किसी चीज को बता रहा है। तो जो आज तक पिक्टोग्राफिक है, और every letter of this script is indicating some object, expression or any sound। दूसरा क्या है, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पढ़ी नहीं जा सकी। इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे, अनडेसिफर्ड, है ना, अनडेसिफर्ड। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं पढ़ी था। अशोक के अभिलेख तो पढ़ लिए ना। इसमें करीबन जैसे 400 अक्षर हैं, 400 अक्षर मिले हैं अलग अलग मोहरों पे, मूल अक्षर जिनमें से 250 है, पर ये भाव चित्रात्मक होने की वजह से नहीं। ठीक है, अब सिंधु लिपि का आता है तो इसको भाव चित्रात्मक बताना है ना, ठीक है। और क्या है, बेस्त्रोफेदन स्टाइल है, बेस्त्रोफेदन। बेस्त्रोफेदन शैली में क्या है, बेस्त्रोफेदन शैली,
दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, जैसे ऐसे चलता है इसका, जैसे जैसे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। तो दाएं से बाएं ये हो गया, ये इस तरीके से लिखी हुई है, ऐसे 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 ऐसे। ऐसे नहीं है अपनी तरह, ऐसे नहीं लिखी। ये वेस्ट ऑफ एडन स्टाइल है, ठीक है। ये पढ़ी नहीं जा सकी अभी तक। तो लिपि की बात कर ली, व्यापार की बात कर ली। अब बात करते हैं खेती की। बढ़े आगे, बढ़े। अब बात करते हैं उनकी अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था कैसी थी? अब अर्थव्यवस्था में व्यापार की तो चर्चा हम कर चुके ना। व्यापार के साथ अगर किसी की इकोनॉमी बतानी हो, दूसरी चीज क्या बताएंगे? खेती और उद्योग धंधे, यही तो बताएंगे। व्यापार की बात, खेती। खेती में क्या करते थे ये? सिंधु नदी के बाढ़ वाले मैदानों में फसल कब बोते थे? बाढ़ उतर जाती थी नवंबर में, बो देते थे। और काटते कब थे? अप्रैल में। बाढ़ वाले मैदान जहाँ जलोढ़ मिट्टी होती है, वो उपजाऊ होते हैं ना, एलुवियल सोइल जहाँ होगी वो तो उपजाऊ उपजाऊ ही होगा, ठीक है। और बीजते क्या क्या थे? गेहूं, जौ, राई, मटर, सरसों आदि। आदि फसलों से ये वाकिफ थे। इतना उपजा लेते थे कि इनका खुद का गुजारा हो सके। खेती का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं था, ठीक है। कहीं कहीं सिंचाई करने का भी पता चलता है कि ये सिंचाई कर लेते थे। सिंचाई कैसे करते थे? जैसे सिंधु नदी के किनारे बांध बनाए, और बांध किस लिए, बांध का क्या काम है? सिंचाई करना। बांध से सिंचाई कर लेते थे। ये इन फसलों के अवशेष मिले। उद्योग धंधों की बात कर चुके थे। उद्योग, एक तो औद्योगिक केंद्र कौन सा था? तनहुदड़ो। और अन्य अन्य इंडस्ट्री में क्या था? तनहुदड़ो में मनके बनाने का ही कारखाना है। ऐसा लगता है कि समाज में शिल्पियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा, क्योंकि आप देखते हो कांसे की बनी हुई बैलगाड़ी भी मिलती है, मिट्टी की बनी हुई बैलगाड़ी भी मिलती है। तो नगर रहा होगा, और नगर के साथ हमेशा ये बात होती है, जहाँ कोई भी सभ्यता नगरीय होगी, वहाँ आर्टिसंस या जो शिल्पकार है उनका समाज में हमेशा इंपॉर्टेंट स्थान होता है, ठीक है। नहीं बोलोगे? ठीक है, ये बात होगी कृषि की, इकोनॉमी। अब राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उनकी? राजनीतिक जीवन कैसा था उनका? ठीक है। अब राजनीतिक जीवन में शुरुआत करते हैं शासक वर्ग से, है ना। सबसे पहले शासक वर्ग से ही करते हैं ना। शासक वर्ग में वहां कोई ना कोई शासन प्रणाली थी क्या? कैसे अनुमान लगाओगे? हम्म। और सारे के सारे नगर एकदम एक जैसे थे, दो भागों में बंटे हुए थे सारे के सारे। माप तोल की इकाइयां एक जैसी थी। रेडी वाला भाटा लेके नहीं घूमता, इसको तो आधा किलो ही समझो। बाजार के दुकान वाले कोई लिए बैठे हैं, क्योंकि इनके इनके लिए अलग से विभाग बना हुआ है, और आईपीसी में अलग से चैप्टर दिया हुआ है कि माप तोल संबंधी अपराध। क्योंकि राज्य को अगर नुकसान पहुंचाती है तो यही चीजें पहुंचाती है, और राज्य इन चीजों को बहुत सीरियसली ले ले। कोई फेक करेंसी बना के देखो, बेल नहीं होगी उसकी सालों तक। क्यों? क्योंकि ये चीज राज्य को नुकसान पहुंचाती है ना। तो ये सारी चीजें एक समान थी, इसका मतलब कोई ना कोई शासक वर्ग अवश्य था, ठीक है। तो शासक वर्ग अवश्य था, कोई ना कोई राजनीतिक शासन प्रणाली थी। कारण एक समान नगर,
एक समान नगर है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 500 किलोमीटर दूर है, एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर है, फिर भी एक जैसी उनकी व्यवस्था एक जैसी है। एक समान नगर, एक समान माप तोल, ये बहुत बड़ी बात है, एक समान माप। ठीक है। और और नगर नियोजन किस बात को इंगित करता है? बसने की छूट दे दो। तो जैसे कच्ची बस्तियों में कोई नगर नियोजन जिसका जहां जी करता है वहां गलियां इतनी इतनी बना लेता है, लेकिन कोई ना कोई पावर होती है, वही तो व्यक्ति खुद से नियोजित हो सकता है क्या? होगा क्या? कोई ना कोई अथॉरिटी होगी जो उसको कह रही होगी भाई इस तरीके से तुम्हें प्लानिंग के साथ बच रहा है। तो टाउन प्लानिंग किस चीज की ओर इशारा करती है? कोई ना कोई इतना सोचने की क्या जरूरत है? हर शहर में कच्ची बस्तियां बनी हुई है, कच्ची बस्तियां क्यों बनी हुई है? वो वोट बैंक है। नहीं तो अगर कोई ना कोई रोकने वाली अथॉरिटी नहीं हो, तो कोई बदमाश यहाँ रोड पे चारपाई लेके कि मुझे तो यहाँ सोना अच्छा लगता है, चीज को समझते हो ना आप लोग? मुंबई में एक बार हड़ताल हुई थी, भारत के इतिहास में पुलिस ने सिर्फ एक बार हड़ताल करी थी, 2-3 घंटों में लोगों ने लूट लिया था बाजार को सब। ठीक है। इतने सारे लोग जो रुके हुए बैठे हैं, वो किस बात के लिए रुके हुए बैठे हैं? हम्म। उनको ये डर लगता है कि अपराध करेंगे तो सजा मिलेगी। समझ गए? ये तो मानव स्वभाव है, ये मूल स्वभाव। वैसे मानता नहीं है। एक समान मापतोल और नियोजित नगर। अब ये सत्ता किसके हाथ में थी ये नहीं पता किसी को भी। ठीक है। सत्ता किसके हाथ में थी, लेकिन सत्ता किसके हाथ में थी नहीं पता। किसके हाथ में थी? कोई क्षत्रिय थे या ये निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनुमान लगा रहे हैं। एक तो व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छा था, व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छा था। दूसरे ये शांति प्रिय लोग हैं, यहाँ हथियार मिले ही नहीं, सब कुछ मिल गया, हथियार बहुत थोड़े मिले। तो इस चीज का क्या मतलब हुआ कि सत्ता किसके हाथों में रही होगी? व्यापारी या वणक वर्ग के हाथों में सत्ता किस में आती होगी? तो संभवतः लिखना है इसको, संभवतः व्यापारी या वणिक वर्ग के हाथ में। क्यों इनके हाथ में सत्ता थी? क्या कारण है? एक तो शांति प्रिय होना इनका। अब वो तो बेचारे चले गए, वो थोड़ी बोल के बताएंगे वहां हथियार कुछ मिले ही नहीं, अपन बताएंगे। शांति प्रिय, हथियार नहीं मिलना, और व्यापार प्रधान होना। जिस देश में व्यापार अच्छा होगा, एक बात ध्यान कर लेना, वहां अगर, समझना इस बात को, देखो, जिस देश में व्यापार अच्छा होगा वहां सत्ता में या तो व्यापारी होंगे या व्यापारी सत्ता को सपोर्ट कर रहे होंगे। समझ जाना इस बात को। ठीक है? ठीक है ना? तो व्यापारी या वाणिज्य वर्ग के। अब बात करते हैं सामाजिक जीवन का। अपने को पता ही नहीं लगता है समाज में कितने वर्ग थे, लेकिन मोटा मोटी सामाजिक जीवन के बारे में ये कह सकते हैं कि नगरों में भवन अलग अलग प्रकार के थे। तो जो पश्चिमी टीला था उसमें कौन रह रहा था? उसमें शासक वर्ग या क्षत्रिय वर्ग या चाहे वणिक वर्ग हो, और जन सामान्य में सामान्य लोग रहते होंगे। तो समाज में वर्ग भेद तो अवश्य था, वर्ग भेद तो था, लेकिन वो कितने वर्ग थे ये नहीं कह सकते। ठीक है? उनकी बसावट से पता चलता है ना। समझ गए? भाई सब सब सिंधु घाटी सभ्यता के सारे मकान ऐसे हैं जिनमें 4 से 5 कमरे हैं, प्रॉपर आज जैसा आंगन बना वैसे आंगन है, वैसे रसोई घर है, वैसे कुआ है। लेकिन कोई घर ऐसा मिलता है जिसमें 10 कमरे हो, तो उसका मतलब क्या समझोगे? उस समय के किसी अमीर व्यक्ति का मकान रहा होगा। वर्ग भेद जरूर था, लेकिन ये नहीं समाज में कितने वर्ग थे ये नहीं पता। ये जब तक लिपि को नहीं पढ़ा जाएगा तब तक। ठीक है? अब पढ़ते हैं धार्मिक जीवन।
देखो इतिहासकारों की अलग अलग कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, मार्क्सवादी जो इतिहासकार है ना, ठीक है। मार्क्सवादी इतिहासकार कौन कौन है अपने, सतीश चंद्र हो गया, इरफान हबीब हो गया, ठीक है, विपिन चंद्र हो गए। ये मार्क्सिस्ट इतिहासकार हैं, तो ये धर्म को कम महत्व देते हैं। इनकी इतिहास की जो भी व्याख्या होगी इनमें ये जोर देंगे मजदूरों की स्थिति कैसी थी, छोटे किसानों की स्थिति कैसी थी, ठीक है। दूसरे जो हिंदू राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, जैसे यदुनाथ सरकार हो गए, इनका जोर किस लिए रहेगा, ये सिंधु घाटी में शिव जी को भी पहुंचा देंगे, स्वस्तिक को भी पहुंचा, ठीक है। तीसरे इतिहासकार है अपने कॉलोनियल हिस्टोरियन, जो उपनिवेशवादी इतिहासकार हैं। वो इस सभ्यता को, वो इसको पुरानी नहीं बताएंगे, वो इसको नहीं बताएंगे। और आज जो स्ट्रीम चल रही है वो है जैसे रामचंद्र गुहा हुआ, शेखर बंदोपाध्याय हुआ, इनको बोलते हैं सबाल्टन हिस्टोरियन, जो हर चीज की नए सिरे से व्याख्या कर, ठीक है। तो इसलिए तो जो कोई कोई स्वस्तिक बताता है ना, तो वो हो सकता है वैसा हो। अपने को पढ़नी है इसलिए एनसीईआरटी, ठीक है, जो आर एस शर्मा वाली पुरानी एनसीईआरटी है ना, वो पढ़नी है। अब धार्मिक जीवन में क्या था, लिंग योनि की पूजा थी। और दुनिया की प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं हैं ना, वो लिंग या योनि की किसी न किसी रूप में पूजा करती हैं। इनको कहेंगे फैलस, वर्शिप ऑफ फैलस। दुनिया की जितनी सभ्यताएं शिवलिंग और क्या, शिव जी के लिंग की ही पूजा करते हैं। और क्योंकि ऐसे लिंग योनि अपने को मिले हैं, लिंग योनि की, लिंग योनि की मरण मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। दूसरा इनका क्या था, मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी की पूजा का वर्शिप ऑफ मदर गोडेस, और इसका प्रमाण क्या है, हड़प्पा में मिली एक मिट्टी की मूर्ति, हड़प्पा की मरण मूर्तिका, मरण मूर्तिका, जिसमें स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया है। पौधा निकलते हुए दिखाया है। तो ट्री कमिंग आउट फ्रॉम द एम्ब्रियो ऑफ वुमन, देखो इसका मतलब क्या हुआ, औरत उर्वरता की देवी जैसे होती है, क्योंकि जन्म, सृष्टि की संतति या सारी चीजें वहीं से शुरू होती, जन्म वहीं से होता है ना। औरत के गर्भ से अगर पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, तो उसको मातृ देवी या मदर गॉडेस माना है, ठीक है। ठीक है ना। एक इनकी मोहरों पर यूनिकॉर्न मिला है, एक श्रृंगी जीव। एक श्रृंग मतलब सींग, एक श्रृंगी, घोड़ा भी कह देते, घोड़ा तो एक सींग है उसके सिर पे, तो उसको यूनिकॉर्न कह देते हैं। तो ये भी है कि ये पशु पूजा भी करते थे संभवतः, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे आईएसपी में एक बार पूछा था सिंधु घाटी के, खूब सारे कथन दे के एक कथन दे दिया, वहां मंदिर मिले हैं क्या सिंधु घाटी सभ्यता में, मंदिर नहीं मिले। तो कोई मंदिर नहीं मिला, मंदिर नहीं मिला है किसी भी तरीके का। अग्नि पूजा का कह सकते हैं, देखो लिंग योनि की पूजा करते थे, मातृ देवी की करते थे, एक श्रृंगी यूनिकॉर्न या पशुओं की भी करते होंगे, और साथ में अब वो जो अग्नि पूजा दुनिया के सभी धर्मों में है, हिंदू धर्म में तो अग्नि वैसे ही पवित्र है, ठीक है। अब अग्नि पूजा का इसलिए मानते हैं कि अग्नि कुंड मिले हैं, कहाँ मिले हैं, अग्नि कुंड कहाँ मिले हैं, कालीबंगा में। अब वो श्योरिटी से नहीं कह सकते, जैसे कालीबंगा में क्या है, जो पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीले के दो भाग हैं,
एक तरफ तो महल है, एक तरफ बड़े बड़े चबूतरे हैं जिन पे अग्निकुंड बने हुए हैं। अब वो श्योरिटी से कह नहीं सकते उनका वो बेचारे क्या करते होंगे, लेकिन ये एक संभवतः अनुमान है। ठीक है, अब बात करते हैं, प्रत्येक सभ्यता का पतन होता है कभी ना कभी, तो इसका पतन या डिक्लाइन कैसे हुआ होगा? आए, अंतिम है सिंधु सभ्यता का पतन। खूब सारे अलग अलग कारण है, अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग कारण बताते हैं। ठीक है, जैसे कोई तो ये कहता है कि भूकंप की वजह से। ठीक है, अपने को हिस्टीरियोग्राफी नहीं करनी, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, बाढ़ भी बताते हैं, साथ में ये कहते हैं कि भूकंप की वजह से सिंधु नदी का तट जो है वो टूट के तेज भूकंप आया, तो उसने सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया। ऐसे कुछ कुछ अवशेष भी मिलते हैं। ठीक है, तीसरा, जलवायु परिवर्तन की उन्होंने पक्की ईंटों का प्रयोग किया। जलवायु परिवर्तन सुनते जाना, क्यों? क्योंकि पक्की ईंटों का प्रयोग बड़े पैमाने पर है। बड़े पैमाने पर हुआ है, तो इन्होंने पेड़ पौधे काट लिए। पक्की ईंटें कैसे पकाएंगे? भट्टे में पकाएंगे। भट्टे में पकाएंगे तो लकड़ी से ही तो पकाएंगे। तो सारी पहले सिंध वाले एरिया में वनस्पति आज भी कम है, पहले भी कम थी, जो जो थोड़ी बहुत थी वो उन्होंने काट काट के उनसे ईंटें पका ली। ईंटें पका ली तो बारिश और कम हो गई जलवायु परिवर्तन की वजह से, है ना। तो बारिश में कमी आई, तो धीरे धीरे करके ये उजड़ गए। कुछ लोग हैं आर्य आक्रमण का सिद्धांत भी देते हैं। आर्य आक्रमण का सिद्धांत क्यों देते हैं? क्योंकि मोहनजोदड़ो का सबसे ऊपर वाला जो स्तर है वहां कुछ नरकंकाल मिले, और वो नरकंकाल ऐसे, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है। कंकाल का भी तो पोस्टमार्टम होता है, पता है ना आप लोगों को? नहीं है तो मैं पुलिस वाला हूँ, बता देता हूँ, बिल्कुल होता है। उससे पता चल जाता है कैसे मारा है व्यक्ति। गर्दन अलग है तो इसका मतलब गर्दन काटी है। एक साथ सामूहिक कब्र के अवशेष मिले, खूब सारे लोगों को एक साथ दफनाने का मतलब हड़बड़ाहट में दफना है। तो आर्य आक्रमण का ये सिद्धांत आता है। अब लेकिन इस आर्य आक्रमण में, अब इसका अगर पोस्टमार्टम अपन करें आर्य आक्रमण का, तो एक तो आर्य सबसे पहले ऋग्वेदिक आर्य सप्तसेंधव क्षेत्र में आके बसे, सप्तसेंधव में ये रह रहे थे। ठीक है, ये सभ्यता परिपक्व है कब से कब थी? 2350 से 1750 बीसी में ये परिपक्व थी। ठीक है, और यही टाइम वो था जब 1500 बीसी में आर्यों का पहली खेप भारत आ गई थी। आर्य इसी समय आए। तो ये बाद में जब ये सभ्यता का पतन हो रहा था, तो मानते हैं कहीं ना कहीं टकराव हुआ होगा। एक इंद्र को क्या कहा गया है ऋग्वेदिक ग्रंथों में? पुरंदर। पुरंदर का मतलब क्या है? युद्ध का देवता इंद्र, ऋग्वेदिक आर्यों का। पुरंदर का मतलब क्या हुआ? डेस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, किले तोड़ने वाला। किले किसके तोड़ रहा था वो? इनके पास थे क्या किले वगैरह? तो कहीं कहीं मानते हैं, हालांकि ये भी विवादित। ठीक है, ये पढ़ लेना, विद्वानों के अलग अलग नाम पढ़ लेना। ये यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई। करो ठीक से तैयार। हाँ, पीडीएफ के लिए है ना, अपना ज्वाइन कर लो IMA श्री गंगानगर टेलीग्राम, उसमें मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा।